अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। नैब कवानीन में मजीद तब्दीलियों का इम्कान है क्योंकि हुकूमत ने जल्दबाजी में नैब कवानीन में तरामीम का ऑर्डिनेंस जारी किया, जिस पर खुद हुकूमती वुज़रा ने एतराज़ात उठाए हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से राबतों की भी हिदायत कर दी है और अब तवक्को है कि अपोजिशन की तजावीज़ को भी नैब तरामीम में शामिल किया जा सकता है। हुकूमत जुमे को उजरत में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लाई, नैब कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ लाई गई, मगर जब ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ उस वक्त काबीना के अक्सर अराकीन वज़ीर आज़म और सदर कराची में थे। हमारे ज़राए के मुताबिक कल काबीना इजलास में भी वुज़रा ने इस बात पर सवालात उठाए। वुज़रा ने नैब कवानीन में तरमीम को सपोर्ट किया मगर तरीक़ा कार पर सवाल उठाए। कहा कि पहले इस पर बहस होनी चाहिए थी और यह भी कहा कि अपोजिशन की सिफारिशात को भी शामिल करना चाहिए था, जिस पर वज़ीर आज़म ने भी कहा कि अब अपोजिशन से डिस्कस करें और मज़ीद तरामीम के लिए उनसे बात करें। नैब तरामीम इस लिहाज से भी ज़रूरी है क्योंकि कोई एक केस नहीं है अब जिस पर नैब की कारकर्दगी पर आला अदालतें सवाल ना उठा रही हों। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के हवाले से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के अहम रिमार्क सामने आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अकरम खान दुरानी की दरख्वास्त जमानत पर समात हुई। समात के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब गलत करता है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर प्रेस रिलीज ऐसे जारी करता है जैसे वो शख्स सजा याफ्ता मुजरिम हो। जब तक किसी मुल्जिम को फेयर ट्रायल का हक ना दिया जाए उसे सजा नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि नैब ने यहाँ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस बनाया है। जिस ब्यूरोक्रेट के पास तमाम इख्तियार था, आपने नए कानून में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर तो ब्यूरोक्रेट होता है, उनको तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब असल अथॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया तो आप अवामी नुमाइंदे को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? इस मामले पर नैब को हमें मुतमईन करना होगा। अदालतें मुसलसल नैब पर सवालात उठा रही हैं। अब हुकूमत ने तरामीम की है, अपोजिशन को एतराज़ है, अपोजिशन मज़ीद तरामीम चाहती है। कल काबीना के इजलास में इस हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा है, जो हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं। तफसील से बात करेंगे। एक और अहम मामला है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, हुकूमती वज़ीर। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब के दुरुस्त है कि अभी भी काबीना का भी ख्याल है और वज़ीर आज़म का भी ख्याल है कि मज़ीद तरामीम होनी चाहिए और उन्होंने अपोजिशन से भी कहा है कि राब्ता करें और मिलजुल कर नैब के कवानीन में मज़ीद तब्दीलियाँ की जाएँ। देखिए शायद जो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो ड्राफ्ट्समैन नहीं है। वो ये नहीं कहते कि क्लॉज सी ये होनी चाहिए, क्लॉज डी ये होनी चाहिए। वो एक ब्रॉडर विजन देते हैं। उन्होंने जो अपना एक ब्रॉडर विजन है, वो जो उन्होंने कराची में तकरीर की बिजनेसमैन के साथ, उन्होंने उसमें और इससे पहले भी उन्होंने अपना ब्रॉडर व्यू जो है वो पहले भी दिया है, वो अब भी दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो करप्ट हैं उनको बचना नहीं चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंट ये नहीं बनना चाहिए कि बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट और जो बाकी लोग हैं वो गैर महफूज हो गए हैं नैब लॉ की वजह से। अब ये इसके ऊपर अपोजिशन का पहले मानना था कि जी ये जो कवानीन हैं उनको तब्दील होना चाहिए। ये जो मौजूदा निज़ाम है ये PMLN और पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ है। नैब के अंदर जो तमाम केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं वो उस दौर के बने हुए हैं जब वो खुद हुकूमत में थे या दोनों में से एक हुकूमत में था। और यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स हैं जिन लोगों ने तफ्तीश की उनमें से एक भी हमारा लगाया हुआ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारा ये मानना है कि एहतसाब का अमल ऐसा होना चाहिए जिस पे किसी को कोई शक ना हो, कोई शुबा ना हो, और उसके लिए जो तरामीम हैं वो की गई हैं। अब ये सवाल कैबिनेट में बिल्कुल आया कि इसमें अपोजिशन की भी सेनेट से एक बिल जो है वो पास हुआ है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि बात यह है कि हमारा को किसी से ज़ाती लड़ाई झगड़े वाली तो बात नहीं है। हम तो चाहते हैं एहतसाब का अमल जारी रहे, जो असल चोर हैं, जो असल जिन्होंने करप्शन की है वो पकड़े जाएं। इसके लिए जो निज़ाम बनाना है, अगर उसमें अपोजिशन के भी कुछ सजेशंस हैं वो भी ले लेनी चाहिए। जो बाकी कमेटी बनी है परवेज़ खटक साहब की सरबराही में, वो पॉलिटिकल कमेटी है, वो निगोशिएट करे और वो एक कंसेंसस बिल्ड करेगी। और इंशाल्लाह ताला कोशिश, और मैंने भी आज ये बात की है, सेनेट में भी मैंने ये बात की है कि देखिए एहतसाब का अमल हो, इलेक्शन कमीशन का मामला हो, ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए, इत्तफाक राय होना चाहिए। the issue is not of on accountability, issue is on the manner of accountability. So manner of accountability जो है वो हमने तय करना है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक इत्तफाक राय इसके ऊपर बनेगा। ये आप बात है कि आप कह रहे हैं और ये बात दुरुस्त है आपकी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी
पार्टी को मौका था, उन्होंने इन कवानीन में तब्दीली नहीं की, आपकी तरफ से की गई है, मगर आप ज़ाती तौर पर भी समझते हैं कि ये जो चेयरमैन नैब के इख्तियारात हैं, जिसको चाहे इंक्वायरी की स्टेज पर गिरफ्तार कर लें, जिसको चाहे इन्वेस्टिगेशन के, फिर कोई 1 साल से जेल में है, कोई 1.5 साल से है, 90 दिन का रिमांड पीरियड है, हालांकि ना बाहर वो भाग रहे हैं, ना कोई और मामला है, ECL में डाल दें, अदालतें कह रही हैं इसके ऊपर बाकायदा तौर पर कानून साजी होनी चाहिए जिस किस्म के इख्तियारात हैं? देखिए फ्रैंकली नैब में मेरी तजवीज़ तो मैंने तो पहले भी बात की है, मैं तो समझता हूँ कि हमारी 2-2, 3-3 एजेंसीज होनी नहीं चाहिए वफाक की सतह के ऊपर। अमेरिका में एक FBI है, हिंदुस्तान में CBI है, इसी तरह से UK में स्कॉटलैंड यार्ड है। आपको मेरे ख़्याल में तो वफाकी तहकीकाती एजेंसीज जो हैं उनको मर्ज करना चाहिए, FIA और नैब को हमें इकट्ठा करना चाहिए, और हमें एक्चुअली तो इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। मैं इस बात के ऊपर भी इस पे मेरा आपसे थोड़ा सा ज़रूर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि नैब ने इतना भी बुरा काम नहीं किया कि जितना हम जाहिर करते हैं। इसमें सिर्फ बड़े लोग पकड़े जाते हैं, शोर ज़्यादा होता है। जो बाकी CRPC की पावर्स हैं पुलिस की, वहाँ पे जिस तरीके से होता है वो तो बड़ा ज़्यादा खौफनाक है। लेकिन वो चूँकि गरीब लोग पकड़े जाते हैं उस पर इतना इश्यूज नहीं आते, ये अमीर लोग पकड़े जाते हैं, बड़े लोग पकड़े जाते हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है, मगर CRPC में अगर किसी गरीब आदमी के साथ गलत हो रहा है तो ज़ाहिर उसकी भी तस्दीक होनी चाहिए। यहाँ पर नैब का मसला ये हो रहा है कि केसेस साबित नहीं कर पा रहे हैं। ये एक लंबे लंबे अरसे के लिए फवाद हसन फवाद अगर गिरफ्तार हैं, अहद चीमा को 2 साल होने वाले हैं, फवाद हसन फवाद को 1.5 साल होने वाला है, शाहिद खान अब्बासी गिरफ्तार हैं, तो केस साबित भी करें। करप्शन साबित करना बहुत ज़्यादा अहम है, चाहे बड़े आदमी की हो या छोटे आदमी की हो। अगर उनकी जो हक़ मूवमेंट है, हक़ आज़ादी है, उसको से अगर उनको डिप्राइव किया हुआ है, महरूम किया हुआ है, इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है ना वो कैपेसिटी की है। मैं आपको बताऊं कि ये जो नैब के अंदर जो फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स उस तरह के नहीं हैं, इनके पास वाइट कॉलर क्राइम ट्रेस करने वाले लोग उस तरह के नहीं हैं इनका मेरे नज़र में। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम दो जगह के ऊपर वसाइल अपने खर्च कर रहे हैं। हम FIA के ऊपर, FIA का जो साइबर विंग है, आप देखिए उसकी हालत ही कोई नहीं। रोज़ाना मेरे नाम से, बाकी सब के नाम से जाली पोस्टें आती हैं, वो चलती रहती हैं, और उसके ऊपर वो एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो इसीलिए मैंने तो कल DG FIA साहब को कहा कि हमारे लड़के, ये जो यूनिवर्सिटीज़ में लड़के लड़कियां, इनको साथ एफिलिएट कर लें ताकि कम से कम उसकी कोई कैपेसिटी आपकी बिल्ड हो सके। यही हालत नैब की है। नैब में आपने जो बात की है वो सूदी तौर के ऊपर बिल्कुल सही बात है। इसमें रेफरेंस टाइम के ऊपर जाना चाहिए, उनकी तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए, लेकिन जब तक हम ये कैपेसिटी बिल्ड नहीं करें, इन्होंने तो PMLN और पीपल्स पार्टी तो फ्रैंकली सीरियस ही नहीं थी, लिहाजा इन्होंने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी है। हमारा काम ये है कि नैब को एक ताकतवर एजेंसी बनाए, एक FIA को और इनको मेरी नज़र में तो इकट्ठा करना चाहिए और एक ताकतवर एजेंसी बनानी चाहिए। बट अब आगे बात चलेगी अपोजिशन से, तो देखते हैं इस पर कैसे बात आगे। साथ में ये भी बताइएगा कि आर्मी चीफ के हवाले से उनकी जो मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला है, पहले हुकूमत चली गई रिव्यू में, और हमने उस वक्त भी फरूक नसीम साहब से भी पूछा कि क्या आपको लग रहा था कि हो नहीं पाएगा पार्लियामेंट में, इसलिए चले गए। उन्होंने कहा नहीं, हमें बहुत बुनियादी खामियां नजर आ रही हैं, इसलिए हम अदालत में चले गए हैं। अब आज अचानक, कल हालांकि काबीना का इजलास हुआ, एक इमरजेंसी सेशन, और फिर उसके बाद 24 घंटे के नोटिस पर पार्लियामेंट का सेशन, अपोजिशन भी एतराज़ कर रही है कि जी हमें आने का भी वक्त नहीं दिया गया। ये क्या अचानक हुकूमत ने फैसला किया? देखिए असल में पहली बात तो ये है शाहजेब के, ये फ़ौज कोई PTI की फ़ौज नहीं है, ये पाकिस्तान की फ़ौज है। इस पे नून लीग का भी उतना ही हिस्सा है जितना PTI का, पीपल्स पार्टी की भी उतनी ही है, JUI की भी उतनी है, जमात इस्लामी की है, नेशनल इंस्टीट्यूशन है। मेरा नहीं ख्याल पॉलिटिकल पार्टीज़, इसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स करना चाहती है, और इस पर भी एक वाइडर कंसेंसस है। जहाँ तक आर्मी एक्ट में तरमीम का ताल्लुक है, रिव्यू का ताल्लुक है, देखिए अदालत ने एक फ़ैसला किया है, उस फैसले में इम्प्लीमेंटेशन होनी है। लेकिन आप अगर ये समझते भी हों कि फ़ैसला गलत है तो आप इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स जो हैं वो तो आप लेंगे। अब हम ये समझते हैं वो फ़ैसला गलत है, हम समझते हैं आर्टिकल 243 में प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इख्तियार है वो अनब्रिल्ड है। नेशनल सिक्योरिटी डिटरमिन करना प्राइम मिनिस्टर का और कैबिनेट का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला नहीं कर सकती है।
और उसको रिव्यू होना चाहिए। आर्टिकल 243 का ये जो इख्तियार जो है वो कम किया गया, वो बिल्कुल गलत फैसला है। वो प्राइम मिनिस्टर के पास एब्सोल्यूट पावर है टू अपॉइंट आर्मी चीफ, टू री अपॉइंट आर्मी चीफ एंड टू सेंड हिम होम। लेकिन इस तरह से जो आपने तशरीह की उसके नतीजे में आर्टिकल 243 जो है वो स्क्वीज़ हो गया है, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। लेकिन एट द सेम टाइम चूँकि द सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट एक फ़ाइनल कोर्ट है, उनके अहकामात के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी चले गए। मतलब ये बताइएगा कि अब जब पार्लियामेंट में मामला गया है तो क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में आप रिव्यू में गए हैं उसमें हुकूमत ने दरख्वास्त की है सुप्रीम कोर्ट से कि इन कैमरा हो, यानी कि प्रोसीडिंग्स बाहर ना आए, तो पार्लियामेंट के अंदर मौका मिलेगा जमातों को इसके ऊपर बात करने का, इस पर डिबेट करने का, या जुमे को फौरी तौर पर आप कराने का इसको इरादा रखते हैं बगैर डिबेट के? नहीं, देखिए इसमें तो जिस तरह से मैंने आपसे ये कहा कि पहली बात तो यह है कि एक वाइडर कंसेंसस तो पहले ही मौजूद है, और कल इंशाल्लाह जो है वो हुकूमती जो पॉलिटिकल पार्टी है परवेज़ खट्टक साहब की सरबराही में हुकूमती कमेटी वो अपोजिशन के रीच आउट करेगी और एक मेकनिज़म तय करेंगे कि किस तरीके से इसको जो है वो आगे लेके जो है वो जाना है। सो मुझे लगता है कि कल इसके ऊपर जो एक ब्रीफिंग भी हो जाएगी, डिबेट भी हो जाएगी, और एक हो जाएगा मामला कि किस तरीके से इसको जो है वो आगे बढ़ाना है। ज़ाहिर है इसके ऊपर गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, उनका नुक्ता नज़र भी समझेंगे, अपना नुक्ता नज़र भी बताएंगे। फौजी साहब, आप एक बात बार बार दोहरा रहे हैं और वो है डायलॉग की, कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग होना चाहिए। आज आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी ये बात की, डायलॉग के लिए आपने वज़ीर आज़म को ये दी है तजवीज़ कि जी आप बात करना शुरू कीजिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे के खिलाफ नज़र भी आ रहा था, सड़कों पर भी थी, तनकीद भी शदीद करते थे, मगर एक कमेटी बना दी थी जो 18वीं तरमीम पर काम कर रही थी और उस कमेटी ने काम किया और बहुत स्मूथ तरीके से 18वीं तरमीम हो गई और बहुत बड़ी तब्दीलियां आइन के अंदर उस तरमीम के जरिए हो गई। ये जो डायलॉग की आप बात कर रहे हैं कि दायरे में रहें, इदारे डिफाइन करने की ज़रूरत है, इसके लिए आप तैयार हैं कि जी ठीक है एक दूसरे के मुखालिफ रहें मगर डायलॉग फिर शुरू करें वज़ीर आज़म? देखिए कमेटी तो बना दी है, परवेज़ खट्टक साहब की सरबराही में ये कमेटी जो है वो पॉलिटिकल कमेटी बना दी है, वो इन तमाम अमूर को देख भी रही है, बात भी कर रही है। मेरा जो मकसद बात करने का है वो देखिए, मैं तो दो पार्लियामेंट के इदारे हैं, हुकूमत और अपोजिशन, और दो इदारे जो पार्लियामेंट के नहीं हैं, पार्लियामेंट से बाहर हैं। मैं तो चारों इदारों से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ और समझता हूँ कि एक हमारा एक मिनिमम जो एजेंडा है वो होना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए, हम एक 25 साल का 60% हमारी आबादी है, ये बड़ा नौजवान मुल्क है, यहाँ पे ज़रूरतें बड़ी मुख्तलिफ हैं, यहाँ का फ्यूचर को देखने की ज़रूरत है, और एक तासुर ये चल रहा है हमारा कि हम तमाम लोग जो हैं वो एक दूसरे के इख्तियार जो हैं वो ग्रैब करने के चक्कर में है ये, और उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी आपके मीडिया में भी जब आप देखें सारे प्रोग्राम्स में एक हसल पसल है, अनसर्टेनिटी है। वो नीड टू काम डाउन, हमें थोड़ा रफ्तार आहिस्ता करने की ज़रूरत है, मध्यम करने की ज़रूरत है, थोड़ी स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, इसलिए मैं तो तवज्जो दिला रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा उस प्रोजेक्ट का जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दिल के बहुत करीब रहा, बिलियन ट्री सुनामी। नैब अब उस पर तहकीकात कर रहा है और करप्शन बेज़ाब्तगियों की मामला सामने आ रहे हैं। क्या मामला है, तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान माहौलियात की अहमियत पर न सिर्फ बात करते हैं बल्कि इसकी बेहतरी के लिए उन्होंने अमली इक़दामात भी उठाए। इस मकसद के लिए खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2014 में बिलियन ट्री मंसूबे का आगाज़ किया, जिसे इमरान खान का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट करार दिया गया, और फिर इस सिलसिले को इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद पूरे मुल्क में फैलाने का ऐलान किया। और वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने के बाद 14 दिन बाद ही 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया, जिसके तहत 5 साल में मुल्क भर में 10 अरब दरख्त लगाए जाएंगे, जबकि ये एक मस्बत अमल है और ये मंसूबे माहौलियात के हवाले से अहमियत के हामिल भी हैं। मगर खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के माहौलियात के पहले फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पर नैब ने ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगा दिया है। ये वो प्रोजेक्ट है जिसकी इलेक्शन मुहिम में बार बार इमरान खान बात करते थे, अब उस पर नैब इल्ज़ाम लगा रहा है। अपनी इब्तिदाई इंक्वायरी में नैब ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस मंसूबे से कौमी ख़जाने को 46 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है और चेयरमैन नैब को इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदलने की सिफारिश कर दी गई है। इस हवाले से आज रोजनामा जंग में शाया होने वाली खबर के मुताबिक नैब के रिकॉर्ड के मुताबिक नैब खैबर पख्तूनख्वा ने बिलियन ट्री मंसूबे की अब तक की इंक्वायरी में कौमी खजाने को 46 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का सुराग लगाया है।
नैब ज़राए के मुताबिक अब तक नैब ने 3 फॉरेस्ट रीजन्स में से सिर्फ एक रीजन के 10 से 20% मामलात की छानबीन की है और उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया गया है कि सिर्फ इस पोर्शन में इतनी करप्शन हुई है या इतनी बेज़ाब्तगी हुई है और ये रीजन सवात और हज़ारा के मुकाबले में सबसे छोटा रीजन है। खबर के मुताबिक नैब ज़राए ने तस्दीक की है कि मामले की छानबीन जारी है और कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई होगी। इसके लिए नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद तहकीक के लिए केस को इंक्वायरी से तफ्तीश में तब्दील करने की सिफारिश की है। नैब ज़राए के मुताबिक बिलियन ट्री मंसूबे से मुतालिक मजीद 24 शिकायतें भी मौसूल हुई हैं, जिनमें जाली अदायगियों, अकरबा परवरी, मनपसंद अफराद से पौधों की खरीदारी और रिकॉर्ड में दिखाए गए पौधों के बरक्स दूसरे पौधे लगाने के इल्जामात लगाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत ने 2014 में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का आगाज किया था, जिस पर 14 अरब 32 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, मगर फिर इस मंसूबे में बेकायदगियों की शिकायत सामने आना शुरू हो गई। इस हवाले से सरकारी दस्तावेजात सामने आई, जिसमें इंकिशाफ हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के दावों के बरक्स 1 अरब नहीं बल्कि 24 करोड़ पौधे लगाए गए। और इस हवाले से फरवरी 2018 में रोजनामा जंग में अरशद अजीज मलिक की एक खबर शाया हुई। खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरकारी दस्तावेजात में बताया गया है कि सूबे भर में बिलियन ट्री सुनामी के तहत सिर्फ 24 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, जो कि इमरान खान के दावों का सिर्फ 20% है, जबकि खबर के मुताबिक बाकी 75 करोड़ 90 लाख पौधे कुदरती तौर पर उगने की मद में डाल दिए गए। जब तहरीक इंसाफ से इस हवाले से सवाल किया गया कि कुदरती तौर पर 75 करोड़ 90 लाख पौधे कैसे उगाए गए, तो उन्होंने जवाब दिया कि इन पौधों को कुदरती तौर पर उगाने के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया था। खबर के मुताबिक सरकारी दस्तावेजात में बताया गया कि पौधे उगाने के लिए 3 करोड़ बीज हेलीकॉप्टर से फेंके गए, जबकि 15 करोड़ 30 लाख पौधे तकसीम किए गए। खबर के मुताबिक बिलियन ट्री मंसूबे में पौधों की खरीदारी का मामला भी शफाफ नहीं था। पौधों की खरीदारी के लिए कोई टेंडर जारी नहीं किया गया, बल्कि पहले आइए और पहले पाइए की बुनियाद पर 6 और 9 रुपए के हिसाब से पौधे खरीदे गए, जबकि महकमा जंगलात ने जो पौधे ज्यादा तादाद में लगाए उनकी मार्केट में कीमत 2 से 5 रुपए के दरमियान बताई जाती है, जिससे इस प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियां भी सामने आई। अहम बात यह है कि उस वक्त इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब 18 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया था, लेकिन रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक जब इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सेक्रेटरी जंगलात नजर शाह से रब्ता किया गया था, तो उनका कहना था कि उनकी जानिब से कभी 1 अरब 18 करोड़ पौधे लगाने का दावा नहीं किया गया। उन्होंने सरकारी इदाद-ओ-शुमार की तस्दीक करते हुए बताया कि सूबे में 24 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, जबकि 15 करोड़ 30 लाख पौधे मुफ्त लोगों में शजरकारी के लिए बांटे गए हैं, जबकि 75 करोड़ 90 लाख पौधे जंगलात में हुकूमती इकदामात की बदौलत खुद ब खुद उग आए। इन सबको मिलाकर तादाद 1 अरब 18 करोड़ बताई जाती है। खबर के मुताबिक उन्होंने एतराफ़ किया कि पौधे और बीज खरीदने के लिए कोई टेंडर जारी नहीं हुआ, बल्कि हर शख्स से पौधे खरीदे गए। प्रोजेक्ट का इब्तिदाई तखमीना 22.5 अरब था, लेकिन 12.5 अरब रुपए में मंसूबा मुकम्मल किया गया। खबर के मुताबिक सेक्रेटरी जंगलात का कहना है कि मंसूबा 2014 में शुरू किया गया, जो 2020 में मुकम्मल होगा। उस वक्त पौधे लगाने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, अब सिर्फ इन पौधों की देखभाल की जाएगी। खबर के मुताबिक उनका दावा है कि बिलियन ट्री सुनामी इंतहाई शफाफ मंसूबा है, जिसको कई इदारों ने चेक किया और इसकी तारीफ की। खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी जंगलात ने पहले सरकारी इदाद-ओ-शुमार को तस्लीम किया और 1 अरब 18 करोड़ पौधे लगाने के दावे को भी मुस्तरद किया। ये भी तस्लीम किया कि पौधों की तकसीम के लिए कोई टेंडर जारी नहीं किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने रोजनामा जंग में शाया खबर को मुस्तरद करते हुए बेबुनियाद करार दिया। इस हवाले से उस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बयान भी सामने आया। उनका कहना था कि बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट का आलमी इदारों ने ऑडिट किया, इसके बावजूद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इमरान खान ने प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम लगाया था, जबकि बिलियन ट्री मंसूबे से मुतालिक जो इदाद-ओ-शुमार दिए गए वो उनकी अपनी हुकूमत के इदाद-ओ-शुमार थे। जबकि इमरान खान ने यह भी दावा किया कि इस मंसूबे का आलमी इदारों से ऑडिट करवाया गया, लेकिन रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक इस हवाले से WWF पाकिस्तान के रीजनल मैनेजर खैबर पख्तूनख्वा सैयद कामरान से रब्ता किया गया, तो उन्होंने वाज़ेह किया कि 1 अरब 18 करोड़ पौधे लगाने का तासुर दुरुस्त नहीं। WWF ने पूरे प्रोजेक्ट के सिर्फ 20% जंगलात के इदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया था, जिसके मुताबिक पौधों की तादाद दुरुस्त थी। पूरे प्रोजेक्ट का जायजा लेना मुमकिन नहीं था। खबर के मुताबिक WWF हुकाम का कहना है कि सितंबर 2015 से जुलाई 2017 तक इदारे ने जंगलात की मॉनिटरिंग की और एदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए। उन्होंने तस्लीम किया कि हमारी गिनती में 5% गलती का इम्कान मौजूद है, तो हम रिपोर्ट मुरत्तिब करते हुए पौधों की गिनती की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन अब क्या सूरत हाल है, इस हवाले से इदारा किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। फरवरी 2018 में शाया होने वाली इस खबर के बाद नैब को बिलियन ट्री मंसूबे से मुतालिक मजीद शिकायत मौसूल हुई,
जिस पर नैब ने इब्तिदाई इंक्वायरी का आगाज़ किया। फिर मार्च 2019 में चेयरमैन नैब की हिदायत पर उसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू की गई और अब नैब ने इब्तिदाई तौर पर इस मंसूबे की वजह से खजाने को 46 करोड़, इस मंसूबे के एक हिस्से से खजाने को 46 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया। मगर अहम बात यह है कि नए कवानीन के तहत नैब को इस केस में करप्शन साबित करना होगी। ये इमरान खान का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से अब नैब ये दावा कर रहा है। हम बात करेंगे इस स्टोरी को शुरू से कवर करने वाले रोज़नामा जंग के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज़ मलिक से। अरशद अजीज़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। अरशद मलिक साहब, ये अब जो बात नैब की तरफ से की जा रही है, क्योंकि आपने स्टोरी पर शुरू से काम किया, सारे के सारे मामलात आप इस हवाले से लेकर आते रहे, मगर ये कहा जा सकता है कि अभी तो बहुत कुछ साबित होना है कि ये कोई ज़ाती करप्शन की वजह से किसी ने किया, या फिर एक फ़ैसला था, कहीं पौधों की ख़रीदारी में कोई गलत फ़ैसला हो गया हो, या अगर प्रोजेक्ट जल्दी लगाना था उस वजह से महंगे पौधे ख़रीद लिए गए हों। ज़ाती करप्शन साबित करना अभी दूर की बात है, क्योंकि नैब के ऊपर वैसे इल्ज़ाम लग रहा है कि जी हर चीज़ में जो भी चीज़ हो उसको करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, बाद में होता नहीं है करप्शन, वो या फ़ैसला साजी का मामला होता है या दूसरे मामला होते हैं। असल में सूरत हाल ऐसी है कि 7 फरवरी 2018 को मैंने ये ख़बर शाया की थी, जिसमें मैंने कहा था कि ये जो बिलियन ट्री सुनामी है इसमें बेकायदगियाँ हुई हैं, बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, जिस पर मुझे बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ख़िलाफ़ डिफामेशन सूट हुआ, वो भी खारिज हो गया। ऑडिट रिपोर्ट आई, उसमें भी बदनुमानी और बेकायदगियों का उसमें भी तस्दीक हुई। अब आखिर में चूँकि नैब के पास केस आया हुआ था और नैब ने काफ़ी डिले के बाद, काफ़ी टाइम गुजारने के बाद अब ये किया है कि इन्होंने कहा कि जी चूँकि इसमें हमने इनिशियल इन्होंने जो इंक्वायरी की है, ये सूबे में 3 रीजन्स हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एक रीजन मालकंड है जिसमें स्वात का एरिया आता है, एक हज़ारे कैप्टाबाद का है जो हज़ारा डिवीज़न आता है, एक जो तीसरा रीजन है वो पेशावर से साउथ की तरफ हमारे DI खान का रीजन आता है। ये छोटा रीजन निस्बतन जंगलात के हवाले से समझा जाता है। ये इंक्वायरी बेसिकली इस इलाके के 20% या 10-20% की इंक्वायरी हुई है, जिसके अंदर उन्होंने 46 करोड़ की जो बेज़ाब्तगियाँ हैं या बेकायदगियाँ हैं वो उन्होंने वहाँ पे छानबीन में उनको मिली हैं। अब इसमें जो उन्होंने नैब हेडक्वार्टर को जो लेटर भेजा है उसमें उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया एस्टेब्लिश्ड का, कि जी ये जो करप्शन है ये इस्टेब्लिश हो रही है कि 40 करोड़ की करप्शन हुई है। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी पौधे नहीं है, और जो बात मैंने लिखी थी बिल्कुल उसी तरह इनकी भी तहकीक वही कह रही है। तो मेरे ख्याल में अगर इसको इंक्वायरी के स्टेज पर उन्होंने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया है, तो अगर इनको इन्वेस्टिगेशन का मिल जाता है, इजाज़त मिल जाती है जो कि नैब हेडक्वार्टर ने देनी है, तो मेरे ख्याल में इसमें मज़ीद काम होगा। अब इसमें सिर्फ ये नहीं है, इन्होंने मज़ीद 6 इंक्वायरियाँ और 4 इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट कर दी है इसके अंदर मज़ीद, ताकि मज़ीद देखा जाए, क्योंकि इसके अंदर गोश्त मुलाजमीन थे, उनकी तनख्वाहों के इशू हैं, उनको चेक करना है। पौधे जिन नर्सरियों से आए, नर्सरियाँ हैं नहीं हैं, तो पौधे ही नहीं है, फिर किसी और प्रोजेक्ट के पौधे इसमें आ गए, तो बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ हैं। बहुत शुक्रिया। अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर है उस पर तफसील से बात करेंगे। एक ब्रेक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दावा है कि साल 2020 मुआशी तरक्की का साल होगा, रोजगार पैदा करने का साल होगा। मगर IMF के प्रोग्राम में क्या मुआशी तरक्की हो पाएगी, रोजगार पैदा हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें कोई शक नहीं कि मईशत में इस्तेहकाम आया है, करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है, मगर करंट अकाउंट खसारे में कमी दरामदाद में कमी की वजह से आई है, ना कि बरामदाद के बढ़ने की वजह से आई है। अगर हुकूमत यहाँ से इकोनॉमिक एक्सपेंशन की तरफ जाती है, तरक्की की तरफ जाती है, तो दरामदाद के बढ़ने से वापस वही दबाव आ सकता है जो तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलते वक्त था। साथ ही महंगाई की शरह बदस्तूर ऊपर है। दिसंबर 2019 में महंगाई की शरह 12.63% रही। पहले 6 माह में महंगाई की शरह 11.11% है। डबल डिजिट महंगाई के साथ शरह सूद में कैसे कमी आएगी जो 13.25% है, क्योंकि स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई ही की वजह से शरह सूद को बुलंद सतह पर रखा गया है। कल हुकूमत ने पेट्रोल और बिजली की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया, जिससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। तो क्या शरह सूद नियर फ्यूचर में कम होती नजर नहीं आएगी? दूसरी तरफ हुकूमत की टैक्स वसूली का टारगेट जो था वो टारगेट से कम आ रही है। FBR पहले 6 माह में रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट हासिल करने में नाकाम रहा। रवा माली साल के पहले 6 माह में टारगेट कम करने के बावजूद FBR टारगेट से 287 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा कर सका है। जुलाई से दिसंबर के पहले 6 माह में रेवेन्यू कलेक्शन का हदफ 2367 अरब रुपए था,
मगर एफबीआर में जो चेयरमैन है शफरदीस साहब, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट में बताया कि एफबीआर ने 2080 अरब रुपए जमा किए हैं। ये इसी अरसे के दौरान पिछले साल के मुकाबले में 16% ज़्यादा है, मगर टारगेट से 287 अरब रुपए कम हैं और 16% की ग्रोथ तकरीबन नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ के बराबर है। हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, ये जो हक़ाइक़ हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए आप समझते हैं कि साल 2020 तरक्की का और रोज़गार के पैदा होने का साल हो सकता है? ज़ाहिर मुआशी इस्तेहकाम आया है, यहाँ से तरक्की की तरफ अगले साल, इस साल हम जा सकते हैं? यकीनन इस साल काफ़ी सख्त हालात थे, मगर इसमें अल्लाह के फजल से कुछ कामयाबी ये हुई कि तिजारती खसारा जो है वो बहुत हद तक कम हो चुका है। लिहाजा अब थोड़ी सी गुंजाइश पैदा हो गई है। जो सख्त इक़दामात लिए गए थे उसके नतीजे में आपका शरह नमू बहुत गिर गया था। अब हवा जिसे कहते हैं थोड़ी सांस लेने का वक्त आ चुका है और माशी हालात को कुछ बेहतर करने के लिए हुकूमत को कुछ इक़दामात लेने पड़ेंगे। अलबत्ता मसला ये है कि जो आपने एग्रीमेंट IMF के साथ किया है, तो अगले साल जो शरह नमू आपने तय की है वो सिर्फ 3% की है और इस साल अंदाज़ा ये कि 2.4% होगी। तो यानी कि हुकूमत ने एग्रीमेंट में ये कहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, मगर मुझे कुछ अंदाज़ा ये हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि इसकी रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा। इसमें हो सकता है कि IMF की तरफ से ख़ास तौर पे अगर हमारे रेवेन्यूज़ में, तो FBR के रेवेन्यूज़ में इजाफ़ा कम रहा टारगेट के लिहाज से, तो फिर बड़ा प्रेशर पड़ेगा हम पर कि हम सख्ती करें और ख़र्चों को कम करें ताकि हमारा डेफिसिट टारगेट हम मीट कर पाएँ। तो इस वक्त कुछ कहना ज़रा मुश्किल है। अलबत्ता कोशिश हो सकती है कि कुछ सांस लेने का वक्त इकॉनमी को दिया जाए। मगर अभी जो FBR के 6 महीने के नंबर्स आए हैं, ज़ाहिर है वो टारगेट रिवाइज किया डाउनवर्ड, वो भी नहीं पूरा हो सका है, शॉर्टफॉल ज़रूर मौजूद है। मगर हुकूमत जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं उनसे पैसे हासिल करने में कामयाब हो रही है। नज़र आ रहा है कि कुछ वन ऑफ पेमेंट्स हैं, फिर एक जो पावर प्लांट्स हैं उनको प्राइवेटाइज़ करने जा रही हैं। तो आपको लगता है कि जो FBR का शॉर्टफॉल है वो वहाँ से पूरा करके एक ज़रा एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ की तरफ जा सकती है हुकूमत? ज़रा पैसे उनके पास होंगे खर्चा करने के लिए, ग्रोथ की तरफ फोकस करने के लिए? बात यह है कि इस 6 महीने का शॉर्टफॉल इसलिए कम हुआ है कि IMF ने फर्स्ट रिव्यू के बाद टारगेट को तकरीबन 200 अरब या तकरीबन 275 अरब तक कम कर दिया है। तो उसके नतीजे में दिसंबर की शॉर्टफॉल जो है वो तकरीबन सिर्फ 100 अरब का होने का ख़तरा है। अलबत्ता आप मार्च की तरफ जाएं और जून की तरफ अगर आप फाइनल टारगेट की तरफ जाएं, तो जिस रफ्तार से FBR के रेवेन्यूज़ में इजाफ़ा हो रहा है, ख़तरा ये कि अगरचे टारगेट कम किया गया है उसके बावजूद ख़तरा ये है कि रेवेन्यूज़ में शॉर्टफॉल 6 से 700 अरब का हो सकता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में जो इजाफ़ा है वो सिर्फ स्टेट बैंक प्रॉफिट से हो सकता है और हो रहा है। मगर अगर आपने प्राइवेटाइजेशन की, प्लांट्स की भी की, तो वो जो रेवेन्यू आएगा वो आप उसको रेवेन्यू में कह नहीं सकते, उसको आपको फाइनेंसिंग में ले जाना पड़ेगा। उसके नतीजे में नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में कोई इजाफा नहीं होगा। IMF ने साफ कह दिया है कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है एज इनकम या रेवेन्यू। तो लिहाजा ख़तरा बहुत सख्त है कि साल के एंड तक शॉर्टफॉल इतना ज़्यादा हो कि आपको अपने ख़र्चे, ख़ास तौर पे जो आप ख़र्चे करते हैं मनसूबा बंदी या तरक्यात के ख़र्चे जो हैं और सब्सिडीज़ वगैरह में कमी करना पड़ेगा। तो गुंजाइश जिसे कहते हैं ना, फिस्कल स्पेस कम हो जाएगी इकॉनमी को एक्सपैंड करने के लिए। तो ये सारे ख़तरात मौजूद हैं। हम सब की दुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो, इसलिए कि मुल्क में जो अवाम है वो काफ़ी हद तक बेचारे मुतासिर हुए हैं और बेरोज़गारी और गुर्बत में बहुत इजाफ़ा हुआ है। तो यकीनन कोशिश होनी चाहिए, मगर अगर आप IMF के प्रोग्राम में रहे तो आपको टारगेट्स मीट करना ही पड़ेगा।
मतलब और जब इतनी ज़्यादा महंगाई है अभी डबल डिजिट में, तो उसके साथ क्या शरह सूद कम की जा सकती है? ज़ाहिर दो राहें इस हवाले से, एक ये कि जब महंगाई ज़्यादा है तो शरह सूद भी ज़्यादा होगी, दूसरी राय यह है कि ये डिमांड की वजह से नहीं है इस वक्त जो महंगाई हो रही है, और अगर शरह सूद ऊपर रखी जाएगी तो गवर्नमेंट खुद जो इंटरेस्ट पेमेंट्स दे रही है उसकी वजह से और हुकूमत के पास ना फिस्कल स्पेस बचता है और कोई फ़ायदा इसका नहीं हो रहा, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाया जाए। आप क्या समझते हैं इस इन्फ्लेशन के नंबर के साथ, डबल डिजिट महंगाई के साथ, क्या शरह सूद कम करनी चाहिए या दुरुस्त सतह पर रखी हुई? देखिए, पिछले बहुत सालों से मैं भी जब हुकूमत में था तो हम जो है सूद का जो पॉलिसी रेट है उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन से नहीं लिंक करते थे, हम उसे कोर इन्फ्लेशन से लिंक करते थे। और आज के जो रिज़ल्ट आया है पिछले महीने के अफरात-ए-ज़र का, उसमें कोर इन्फ्लेशन सिर्फ 7.7% है। तो अगर आप उसके ऊपर 2 या 2.5% भी लगा लें तो मुश्किल से ये 10% के करीब होना चाहिए, हालांकि इस वक्त वो 13.25% है। तो मगर हो ये रहा है कि स्टेट बैंक ने एक नई पॉलिसी इख्तियार की है कि सूद को ऊंचा रखे ताकि बाहर से हॉट मनी, अगर आप इजाज़त दें तो कहूँ गर्म पैसा आए, मगर वो पैसा जो है वो सिर्फ 3 महीने के लिए आ रहा है। और सूद को ऊपर रखना, इस चीज़ को हासिल करने के लिए अभी तक 1.4 अरब डॉलर आए हैं। यह मैं समझता हूँ कि यह गलत पॉलिसी है। आपको सूद को कम करना चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में 15% कमी आ चुकी है, और कितनी गिरावट चाहते हैं आप? और आप ये सोचिए कि आपके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो हमारे यूनिट्स इस वक्त पैदावार कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में सूद के इजाफे की वजह से 20% इजाफा हो चुका है पिछले साल, और तकरीबन 750 अरब के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हो चुके हैं। तो खुदा के लिए हुकूमत को और स्टेट बैंक को इस पर गौर करना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें तो ये हॉट मनी की पॉलिसी से हटें और सूद को कुछ कम करें और इकॉनमी को सांस लेने की कुछ गुंजाइश दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मईशत में इस्तेहकाम के इशारे हैं, मगर उनका ख्याल है कि शरह सूद यहाँ से कम करें ताकि मईशत तरक्की की तरफ आगे बढ़े। ये पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर इस पर बात करेंगे। सब कुछ अचानक चंद घंटे के नोटिस पर करने के बावजूद हुकूमत पर एतमाद है कि अपोजिशन आर्मी चीफ की तौसी के मामले पर पार्लियामेंट में रुकावट नहीं बनेगी। हुकूमत ने अचानक चंद घंटे के नोटिस पर कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास बुलाया, फिर अचानक 24 घंटे के अंदर अंदर वफाकी काबीना का दूसरा इजलास बुलाया गया और अचानक ही काबीना ने आर्मी एक्ट में तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक काबीना के मंजूर किए गए तरमीमी बिल के मुताबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तक तौसी की जा सकेगी। वज़ीर आज़म की सवाबदीद होगी कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तक तौसी की एडवाइस कर सकें। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए आर्मी एक्ट के सेक्शन 172 में तरमीम की गई। इस तरमीम की रोशनी में सर्विसेज रूल्स की दफ़ा 155 में तरमीम की मंजूरी भी दी गई। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल जुमे को कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हुकूमत बार बार अपनी पोजीशन तब्दील करती रही है। इब्तिदा में हुकूमत ने खुद सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई कि वो 6 माह में कानून साजी करेगी। फिर जब मुख्तसर फैसला आया तो हुकूमत ने खुशी का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रहनुमाई कर दी है। फिर हुकूमत ने अचानक ये फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर करेगी और फिर 26 दिसंबर को हुकूमत ने नजरसानी की अपील दायर भी कर दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दायरा अख्तियार पर सवाल उठाए गए। और फिर आज अचानक काबीना में तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ काबीना का इजलास किया था, मगर इस तरमीमी बिल पर बात नहीं की थी। फिर गैर रिवायती तौर पर कौमी असेंबली का इजलास चंद घंटे के नोटिस पर बुलाया गया, जिस पर अराकीन असेंबली ने एतराज़ भी किया और असेंबली के सेशन में अपोजिशन अराकीन ने सवाल उठाया कि जल्दबाजी की वजह समझ नहीं आ रही। इस पर डिप्टी स्पीकर ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब दिलचस्प बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया तो हुकूमत ने 26 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर की और इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसला कानून और हक़ाइक़ में एक बुरा फैसला है जिसका कोई दायरा और कानूनी असर नहीं। फैसले में इस नोयत की खामियां मौजूद हैं। एहतराम के साथ इस बात की निशानदेही की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आइन और कानून की अहम शिकों को नज़रअंदाज किया है। साथ ही फैसले ने
अहम हकाइक को भी मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया है। हुकूमत ने यह अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। अदालत का कोई किरदार नहीं कि वो एक अरसे दराज से चलने वाले तस्लीमशुदा कन्वेंशन और हुकूमती पॉलिसी को अपसेट करे। इस मामले में कानून का फलसफा बिल्कुल मुख्तलिफ है। मौजूदा केस में आर्मी चीफ की तैनाती बिल्कुल तयशुदा इदारा जाती प्रैक्टिस के मुताबिक है, जिसकी पैरवी 70 साल से हो रही है और ये प्रैक्टिस आर्मी चीफ के हक में जाती है। आर्मी चीफ की तैनाती आइन के आर्टिकल 234 की शिक 4 के तहत सदर ने वजीर आजम के मशवरे के साथ की है। आर्मी चीफ के लिए तमाम कवायद और ज़वाबित का तयन सदर ने वजीर आजम के मशवरे पर किया है, जिसमें मुदाखलत नहीं की जा सकती और ऐसा करते हुए कानून और किसी रूल की खिलाफ वर्जी नहीं की गई है और ना ही फैसले में ऐसी खिलाफ वर्जी की निशानदेही की गई है। नज़रसानी अपील में हुकूमत ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जहां कानून खामोश है वहां कन्वेंशंस को यानी रिवायात को बाइंडिंग अथॉरिटी की हैसियत मिल जाती है। अगर पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता 70 सालों से खुली आंखों के साथ इस हवाले से कानून साजी ना करने का रास्ता अख्तियार किया और ये मामला कन्वेंशंस और इदारा जाती प्रैक्टिस पर छोड़ दिया, तो ये खुद एक अहम निशानी है कि पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों ने कानून साजी ना करने की अपनी मंशा का इस्तेमाल कर लिया है। और आईनी फ़लसफ़े में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं जो बताती हो कि जहां आइन लिख दिया गया है वहां खला को कन्वेंशंस के ज़रिए पुर नहीं किया जा सकता और कन्वेंशंस या रिवायात को तहरीरी कानून की शक्ल देनी चाहिए। इस फैसले के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत की है। आइन में ऐसा कुछ नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट को यह अख्तियार देता हो कि वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और दीगर उसूलों को तय करे। नज़रसानी अपील में कहा गया कि अगर कोई पार्लिमानी मुबाहिसों को देखें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पार्लियामेंट ने जानते बूझते आर्मी चीफ की तैनाती या एक्सटेंशन का मामला वज़ीर आज़म और सदर की सवाबदीद पर छोड़ा था। आर्मी रेगुलेशंस के हवाले से जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दी है वो गैर ज़रूरी थी। ये अदालत कानून साजों के डोमेन में मुदाखलत नहीं कर सकती, इसलिए अपील की जाती है कि इस फैसले को मुस्तरद किया जाए। ये हुकूमत का मौक़िफ़ था, ये रिव्यू भी कर दिया और आज अचानक पार्लियामेंट में इसको मूव कर रहे हैं और जुम्मे को इस हवाले से अब पेशरफ्त होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।